नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानूनों की जानकारी नहीं होती और इसलिए वो परेशान हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमा में हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी और सिविल केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो उदित जी आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियमों की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो चलिए आपको एक बार विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। आज हम बातचीत करेंगे सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी के बारे में। अगर आपका भी इस विषय से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से बातचीत करके इसे सुलझा सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120 6127 937 6127 938। तो लगातार हम बातचीत के लिए आज का हमारा जो मुद्दा है वो है सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए, कानूनी सहायता के लिए आप उदित जी से बातचीत कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से नंबर्स बता देते हैं 0120 6127 937 6127 938, जिसकी जानकारी आप सिविल केस से जुड़े अगर आपका कोई भी सवाल है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। इस मुद्दे पर कई तरह की आपकी शंकाएं होंगी, आपके सवाल होंगे जिसमें आप अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। तो इससे जुड़ी आपको तमाम जानकारी हमारे कानूनी विशेषज्ञ आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उदित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है? देखिए जी, सिविल प्रक्रिया संहिता को इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जी। ये जो तीन शब्द हैं अगर इनको साथ में पढ़ें, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मतलब ये होता है कि सिविल केस फाइल करने के रूल्स सारे प्रोसीजर कोड में लिखे गए हैं। ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बना था और इसमें जो चीजें जरूरत की थी टाइम के साथ वो ऐड हो गई, जो चीज जरूरत नहीं थी वो वहां से हटा दी गई है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब ये होता है जो सिविल केस फाइल करने के रूल्स हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड में लिखे गए। एक बार जो केस सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत फाइल होता है तो वो उस कोड के हिसाब से ही चलता है जी। मतलब जो रूल प्रोसीजर लिखे गए हैं, जो सेक्शन ऑर्डर्स हैं, उसके हिसाब से एक सिविल प्रोसीजर का मुकदमा चले जी। दीवानी मुकदमे में मुद्दे क्या क्या होते हैं? देखिए, जब मुल्कों में झगड़े हो या दो से ज्यादा लोग में डिस्प्यूट्स हो, झगड़े हो, तो वो सिविल लिटिगेशन कहलाई जाती है। सिविल लिटिगेशन में जब पैसे की लेन देन हो
और दूसरा बंदा पैसे नहीं दे रहा हो तो वो सिविल केस डल सकता है। या कोई आपने सामान बेचा हो उसके पैसे नहीं दे रहा, या तो सामान बेचा हो वो क्वालिटी का नहीं हो जो प्रॉमिस किया हो, उसके डैमेजेस के लिए हो सकता है। जो आज के डेट में जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि जो आपका वो मालिक है और जो आपका किराएदार है उसके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो सिविल लिटिगेशन के तहत आता है। उसमें किराया नहीं दिया, या कोई लीज डीड कुछ गलत काम कर दिया, या कोई वो खाली नहीं कर रहा, वो सारी सिविल लिटिगेशन के लगती है। कोई इंजंक्शन का दावा कर रहा हो, कोई गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी कर रहा हो, या कोई कुछ गलत काम कर रहा हो तो रोकने के लिए इंजंक्शन का दावा डाला जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो आपस में जिसका ब्रीच हुआ हो, जो अग्रीमेंट हुआ हो ब्रीच हुआ हो, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं, या उसके अंदर डैमेजेस दे सकते हैं। तो ये सब चीजें सिविल में इंक्लूड की जाती। जी उदित जी, दीवानी मुकदमे में मुद्दों को आकार देने का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, सिविल लिटिगेशन जब हम शुरू करते हैं तो सिविल लिटिगेशन जो मेन जो सिविल लिटिगेशन का तहत होता है वो होता है जो लिखित में हुआ है। तो जो जो केस डालता है वो लिखता है, जो दूसरी तरफ होता है मामले के जो डिफेंडेंट होता है वो का जवाब देता है। तो जो मुद्दे आपस में दोनों के बीच में खड़े होते हैं, जिसको अल्टीमेटली एडजुडिकेट करना पड़ता है, मतलब जिसपे अल्टीमेटली जजमेंट देनी पड़ेगी, उनको इश्यूज बनाना इसलिए जरूरी है कि उसके हिसाब से जजमेंट आएगी या उसके हिसाब से एडजुडिकेशन होगी। अगर इशू नहीं फ्रेम तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या डिस्प्यूट है और क्या जजमेंट देते हैं। जब इश्यूज बन जाते हैं उससे जो क्लैरिफाई होता है कि क्या प्रॉब्लम्स है और उसकी क्या फाइंडिंग है और उसकी क्या जज, इसलिए मुद्दे बनाना बहुत जरूरी हो जाता है सिविल लिटिगेशन। जी उदित जी, अगर किसी दीवानी मुकदमे की सुनवाई हो, और वो तो जो सुनवाई हो रही है वो कैसे होती है, साथ ही गवाहों को बुलाने का क्या तरीका होता है? देखिए जी, जो सिविल लिटिगेशन होती हैं वो बहुत लंबी चौड़ी लिटिगेशन है, उसमें बहुत सारे के पहलू होते हैं जो चलते हैं। लेकिन मैं समरी वाइज समझा सकता हूँ, आपके दर्शकों को समझा सकता हूँ कि एक बेसिक प्रोसीजर सिविल लिटिगेशन में क्या होता है। देखिए जी, दो पार्टी होती है, प्लेंटिफ यानी कि जो केस डालता है, और डिफेंडेंट यानी जो केस डिफेंड करता है। तो पहले तो प्लेंटिफ जो होता है उसको केस डालना पड़ता है जी, और जो समय दिया गया है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, जैसे मैंने बताया इसके अंदर सारे प्रोसीजर लिखे गए हैं, उसके हिसाब से जो टाइम लिमिट दी गई है उसके हिसाब से जवाब देना पड़ता है डिफेंडेंट। जब वो जवाब देता है तो उसके बाद जो प्लेंटिफ है वो उस चीज का जवाब देता है, उसको बोलते हैं प्लीडिंग। ये प्लीड कंप्लीट होना लेवल 1 हो गया सिविल लिटिगेशन। उसके बाद जो कागज डाले जाते हैं, जैसे जिस मुकदमा डाला उसने कागज डाले, जिसने जवाब दिया उसने वो कागज डाले, तो उनके एडमिशन डिनायल मतलब उनको ये लिखा जाता है उनकी कौन से कागज मांग रहे हैं और कौन से कागज डिस्प्यूट कर रहे हैं। उसके बाद ये 2 लेवल हो जाते हैं, तो तीसरा लेवल आता है इशूज फ्रेम करना। जैसे कि मैंने बताया, जो चीज मैंने नहीं मानी, जो डिफेंडेंट है उसने नहीं मानी और जो प्लेंटिफ ने लिखा है उस इशू बनेंगे। एक बारी इशू बन गए उसपे एविडेंस दो, माने कि पहले प्लेंटिफ एविडेंस लीक करता है, इश्यूज फ्रेम होते हैं, उसके बाद डिफेंडेंट एविडेंस लीक करता है, उसके बाद इश्यूज पे उन कागज पे बहस होती है और उसके बाद जजमेंट जी। ये तो मैंने आपको समरी बताई है, बेसिक सिविल लिटिगेशन की समरी। इसके बीच में बहुत सारी और चीजें हैं जो एप्लीकेशन फाइल होती है, बहुत सारी चीजें वो अलग, लेकिन जो समरी है वो ये है जी। स्थगन आदेश क्या है, इसके बारे में भी कुछ बताएं, साथ ही साथ न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए जी, जब आप केस डालते हैं तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको स्टे ऑर्डर चाहिए, ठीक है जी। स्टे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कुछ चीज वो जैसे प्रॉपर्टी के माने में केस चला गया, तो जब आपको स्टे क्या चाहिए, वो प्रॉपर्टी या तो बनाए ना या बेचे ना, या कोई है जिसके पीछे ना है,
तो आपको ये स्टेज कि जो गुड्स उसके पास पड़े हैं वो ना आए। तो जब आप दावा डालते हैं उसके साथ आपका एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपको क्यों स्टे चाहिए। अगर स्टे नहीं मिला तो आपको क्या नुकसान होगा और आप बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस वो किसके फेवर में राय करते हैं। एक बारी चीजें लिखे तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। जब कोर्ट को कंसिडर करेगी तो उस पर फैसला या तो इंटरिम बोलते हैं वो भी मिल सकता है आपको, या नोटिस के बाद भी मिल सकता है आपको, या तीसरा तरीका ये है कि जब केस चल रहा हो तो कभी केस के बीच में आप एप्लीकेशन डाल के भी स्टे मांग सकते हैं कोर्ट से। कोर्ट तो नोटिस करेगा या बिना नोटिस करेगा, दूसरी साइड को और उसमें रीजन ऑर्डर पास करेगा। जी, समन भेजने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल लिटिगेशन एक प्रोसीजर से चलती है, तो हर प्रोसीजर या हर पे एक समन भेजा जा सकता है। जब केस डालते हैं तो भी समन भेजा जा सकता है, जब एप्लीकेशन डालते हैं तो भी नोटिस भेजा जाता है। तो समन भेजने के लिए एक जैसे कोर्ट आदेश देगा, आजकल जो आदेश दे रहा है वो ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकते हो आप समझ, और पहले में दस्ती ऑर्डर भी दस्ती के थ्रू भी खुद जाकर भी आप सर्विस करा सकते हो सब की, और एक पोस्ट थ्रू भी होता है, इसमें कोरियर और पोस्ट के थ्रू होता है। इन सब को करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रोसेस फी फॉर्म। प्रोसेस फी फॉर्म में जिस हिसाब से आपके कागज हैं और कहाँ जाना है उसके हिसाब से फीस लगती है, जिसे बोलते हैं प्रोसेस फी। उस प्रोसेस फी का फॉर्म जब आप डालते हैं उसको फाइल करते हैं, उसके बाद समन बनते हैं, और जिसको समन जाने हैं उसके नाम डालकर उसके बाद समन को दिए जाए। तो ये समन सर्व करने का, फाइल करने का एक बड़ा छोटा सा मैंने तरीका आपको बताया ताकि आपके दर्शकों को ये प्रोसीजर समझ में। जी बिल्कुल उदित जी। उदित जी, प्रतिवादी को कितने समय के भीतर लिखित जवाब देना होगा? देखिए, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि सिविल लिटिगेशन फाइल करने का हर चीज की एक लिमिटेशन जी। तो जिस हिसाब से आपको केस फाइल करना है उसका एक टाइम लिमिट दिया गया है लिमिटेशन एक्ट में। आपको अपनी जो भी सिविल का दावा, सिविल लिटिगेशन फाइल करनी है वो आपको दौरान यानी लिमिटेशन के अंदर ही फाइल करनी चाहिए। अगर आप लिमिटेशन के बाहर फाइल करेंगे तो वो प्रक्रिया आपकी नहीं करी जाए। सिमिलरली यहाँ पर जब आप एक जो प्रतिवादी यानी जो डिफेंडेंट है उसको अपना जवाब डालना है के लिए भी एक फिक्स कर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया आपको, सिविल प्रोसीजर कोड है जिसमें रूल प्रोसीजर दिए गए हैं, लिखा गया है, उसमें ये भी लिखा गया है कि प्रतिवादी यानी को कितने टाइम में अपना डिफेंस डालना यानी कि जवाब डालना। 30 दिन का टाइम दिया गया है जी, जिसके अंदर प्रतिवादी यानी का जवाब डालना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर टाइम के ऊपर यानी कि 30 दिन जब समन्स रिसीव होते हैं उसके बाद फाइल ना हो जवाब, तो उसके रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों 30 दिन के बाद जवाब दिया गया है, और कोर्ट उसको ऑन रिकॉर्ड ले जी। यानी कि सफिशिएंट कॉज आना पड़ेगा एप्लीकेशन के तहत कि क्यों डिले हुआ 30 दिन के बाद, और क्यों उस जवाब को 30 दिन के बाद कोर्ट रिकॉर्ड पे लिया जाए। एक कमर्शियल एक्ट और बनाई है कानून के तहत, इसमें 120 दिन के अंदर डालना पड़ता, लेकिन जो कमर्शियल में नहीं आते उसको 30 दिन के बाद कोई लिमिटेशन नहीं है डालने की, लेकिन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी जिसमें सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा, और अगर सफिशिएंट कॉज ठीक है तो आपका जवाब दिया जाएगा जी। उदित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं इसी विषय पर, वो कुछ जानकारी चाहते हैं। सोहन लाल उत्तराखंड पिथौरागढ़ से वो जुड़े हुए हैं। जी सोहन जी, बताइए क्या कुछ आपकी क्या सवाल है, क्या आप जानकारी चाहते हैं? हेलो जी सोहन जी बताइए, हम आपको सुन रहे हैं, क्या सवाल है आपका?
चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, तो आगे बढ़ते हैं। उदित जी, आप जजमेंट की कॉपी लेने की न्यायालय में क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में भी जरा थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जजमेंट जब आती है तो मतलब माने कि केस खत्म हो जाए तब जजमेंट आती है। तो जजमेंट लेने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है कोर्ट में, जिसके बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म। जितने पेज हैं उसके हिसाब से फीस लगती है, और उस फीस लगने को हम जब फाइल करते हैं फॉर्म को फीस के साथ जी, तो कोर्ट उसको जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी देती है। जी, माने इसका ये मतलब होता है कि जो कोर्ट ने लिखा है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको मिली है। तो फॉर्म भरना होता है, उस पे फीस लगती है, जितने पेज होते हैं उसके हिसाब से फीस लगती है, वो आपको फाइल करना पड़ता है, और उसकी कॉपी बनती है तो आपको स्टैंप लग के मिलता है। जी उदित जी, क्या कोर्ट बिना बहस सुने भी कभी निर्णय सुना सकती है, अपना फैसला दे सकती है? देखिए जी, बहस सुने बिना तो कोई भी कोर्ट नहीं देती है जी, क्योंकि बिना बहस करे कोर्ट को यही नहीं पता चलेगा प्लेंटिफ यानी जिसने दावा डाला है उसके क्या है, और जो डिफेंडेंट यानी कि जो डिफेंड कर रहा है केस उसका क्या केस है। तो अगर कोई डिफेंडेंट एक्स पार्टी हो गया या नहीं आया, या प्लेंटिफ डिसमिस कर दिया, केस नहीं आया, तो कभी कभी तरीका होता है, लेकिन बिना बहस करे जजमेंट कोर्ट नहीं सुनाती है। केस को सुन के ही जजमेंट आएगी। जी उदित जी, एक और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शार्दुल हब जी। शार्दुल जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, और क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी चाहते हैं? जी नमस्कार मैडम। जी कहिए शार्दुल। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी चाहते हैं आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से? कानून से ये जानकारी चाहते हैं, सिविल में किसी का पैसा बेगर प्रूफ के लेन देन का। जी मैडम, ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी ने बेगर प्रूफ का पैसा लेना देना हो गया और किसी ने जाके अनलीगल किस्म से केस कर दिया, उसके लिए गवाही कितने दिन के बाद तक पार्टी करा सकता है? जी उदित जी। जी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, कोई गवाही का टाइम नहीं होता। अगर समन आएगा कोर्ट से और गवाही देनी है तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है गवाही के। एक बारी इंसान नहीं गया, दूसरी बारी आएगा, तीसरी बारी आएगा, लेकिन इसमें कब तक दे सकता है कोई टाइम नहीं। जी बिल्कुल उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इस विषय पर से जुड़ी सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।